हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमारी साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है। हमने ये चीज़ भी सीखी थी कि जब भी हमारी साउंड प्रोपोगेट करेगी तो प्रोपोगेशन के दौरान उसे एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेटली होगी। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस मीडियम भी हो सकता है। तो इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर हमने अच्छी तरीके से चर्चा कर ली है अपने प्रीवियस सेशन में, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक कौन सा है? यही वाला है, स्पीड ऑफ साउंड। तो इस लेवल पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया और प्रीवियस सेशन में भी हम पढ़ के आए हैं कि साउंड की प्रोपोगेशन के दौरान एक मीडियम चाहिए है। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जिस भी मीडियम में हमारी साउंड प्रोपोगेट कर रही है या ट्रैवल कर रही है, क्या उस मीडियम का कोई असर पड़ता है साउंड की स्पीड के ऊपर? यानी कि अगर मीडियम चेंज हो रहे हो तो क्या साउंड की स्पीड भी चेंज होती है? या फिर चाहे मीडियम कोई भी हो, साउंड की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी? सभी मीडिया में जो साउंड की स्पीड है क्या वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है? तो ये कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। इन सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलने वाले हैं? तो जवाब मिलेंगे आपको आज के इसी सेशन में। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम कर लेते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या फिर पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास एक साउंड का सोर्स है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक बॉडी है जो कि क्या कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब उस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी या साउंड के सोर्स के सामने हम खड़े हुए हैं। हम कौन है? रिसीवर हैं। हमारे पास क्या है? हमारे 2 कान हैं। इन कानों का काम क्या है कि जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स, इस साउंड को बेसिकली जब ये साउंड हमारे कानों के लेवल तक आ जाएगी तो ये कान क्या करने वाले हैं? इस साउंड को सेंस करने वाले हैं। तब जा कर के यह आवाज़ हमें सुनाई देगी। सोर्स ने जो भी साउंड प्रोड्यूस करी है वो साउंड हमें सुनाई देगी। तो सोर्स अपना काम ऑलरेडी कर चुका है, सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस कर दी है। आप भी खड़े हो इस साउंड के इंतज़ार में कि जो भी सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस करी है वो कब हमारे कानों के लेवल तक आएगी, कब हमारे कान इसको सेंस करेंगे और हमें कब जो है ना जा कर के सुनाई देगा, वो आवाज़ सुनाई देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी ये बात है कि सोर्स से निकल करके जो आवाज़ है, जो साउंड है, या आप बोल सकते हो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे कानों के लेवल तक आने वाले हैं। कैसे आएंगे? तो ट्रैवल करके आएंगे, प्रोपोगेट करके आएंगे। तो डेफिनेटली इस ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही ना। क्या लिखा गया है यहाँ पे कि साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से लेकर के हमारे कानों तक आने के लिए या पहुंचने के लिए साउंड को क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। साउंड क्या करती है? थोड़ा सा टाइम लेती है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ऑब्वियस सी बात है, सपोज़ आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आपका बोल सकते हो कि जो डेस्टिनेशन है, जो आपका स्कूल है, वो आपके घर से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कि आपका घर है, आप वॉक करते करते स्कूल जा सकते हो। तो माना कि आपका स्कूल आपके घर से बहुत दूर नहीं है, डिस्टेंस कम है, वॉकिंग डिस्टेंस है, किसी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है स्कूल जाने के लिए, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी कम डिस्टेंस क्यों ना हो, आपको अपने घर से स्कूल तक जाने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना। भले ही आप साउंड के सोर्स के बहुत ही पास खड़े हो, कि ये क्या है, लाउड स्पीकर है और आप बिल्कुल जो है ना इसके सामने खड़े हुए हो, लेकिन फिर भी साउंड, या बोल सकते हो कि लाउड स्पीकर से जो प्रोड्यूस हो रही है साउंड, वो तो प्रोड्यूस हो चुकी है। अब जब वो आपके कानों के लेवल तक पहुंचेगी तो इस पूरे आप बोल सकते हो कि जर्नी में उसको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। जब वो
लाउड स्पीकर से निकली है, जब वो प्रोड्यूस हुई है और आपके कानों के लेवल तक पहुंची है, इस दौरान डेफिनेटली वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको क्या चाहिए है, टाइम चाहिए है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, साउंड की स्पीड के ऊपर, भाई जब भी कोई भी चीज़ प्रोपोगेट करेगी या ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर के बहुत ही पास में है, कम डिस्टेंस है, आप वॉक करते करते जो है ना जा सकते हो। तो जिस समय आप वॉक करोगे, स्कूल जाओगे घर से, तो उस समय आपके इस मोशन में कोई ना कोई आपकी स्पीड ज़रूर होगी ना। सपोज़ आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट आप कैसे जा रहे हो, किसी टैक्सी में बैठ करके जा रहे हो, तो जब आपकी टैक्सी चलेगी तो उसके चलने के दौरान उसकी कोई ना कोई स्पीड तो ज़रूर होगी ना। अगर आप पैदल भी जा रहे हो तो पैदल जाने में भी आपकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी ना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी कोई चीज़ प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड ज़रूर होती है। तो हमारी जो साउंड है वो भी तो क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर ही रही है ना, ट्रैवल कर ही रही है। तो उसकी ट्रैवलिंग के दौरान, उसके प्रोपोगेशन के दौरान उसकी डेफिनेटली क्या होने वाली है, एक स्पीड होने ही वाली है। जब आप बोल सकते हो कि हमारी साउंड प्रोपोगेट करेगी तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको समय लगेगा। प्लस आप ये भी बोलोगे कि जब वो ट्रैवल कर रही होगी तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी ज़रूर होगी। स्पीड है तभी तो वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही है ना। बिना स्पीड के आप क्या डिस्टेंस जो है ना ट्रैवल करोगे। सपोज़ मैं बोल रही हूँ कि एक गाड़ी की स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब क्या वो गाड़ी कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी? जब तक वो चलेगी नहीं। भाई 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड होने का मतलब क्या है कि गाड़ी रेस्ट पे है, वो चल ही नहीं रही है। अब जब तक वो चलेगी नहीं तो फिर वो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम और मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल्स। जो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि भाई हमारी जो साउंड है जब भी वो किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो क्या मीडियम का असर पड़ता है साउंड की स्पीड के ऊपर, कि मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो साउंड की स्पीड जो है, जो साउंड की स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी, या XYZ कोई भी मीडियम हो, साउंड को कोई मतलब नहीं है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी? नहीं, कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। साउंड की जो स्पीड है ना वो हर एक मीडियम में क्या होती है, चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती है। और यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो साउंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम या मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल्स। जिस भी मीडियम या जिस भी मटेरियल के थ्रू वो ट्रैवल कर रही है, उस मीडियम, उस मटेरियल के नेचर पे साउंड की स्पीड डिपेंडेंट होती है। The speed of sound is different in different materials. In general, sound travels slowest in gases, faster in liquids and fastest in solids. प्रीवियस सेशन में पढ़ के आए हैं, अभी भी मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में रिवाइज करा दिया कि भाई मीडियम तो 3 तरीके हो सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी, मतलब गैसेस भी। यानी कि जो हमारी साउंड है वो सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और गैसेस मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हम दे देते हैं कि अगर साउंड की स्पीड की बात आ रही है तो कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आप बोल सकते हो सॉलिड्स में। सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड फास्टेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे कम किस में होगी, तो आप बोल सकते हो गैसियस मीडियम में। तो सबसे तेज़ साउंड कहाँ ट्रैवल करेगी, सॉलिड मीडियम में। सबसे धीमे कहाँ ट्रैवल करेगी, गैसियस मीडियम में। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच में भी तो एक पॉइंट होता है ना, तो उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड मीडियम में आप बोल सकते हो कि हमारे साउंड की जो स्पीड है वो कैसी रहेगी, आप बोल सकते हो कि बीच की रहेगी, है ना बहुत कम रहेगी और ना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, द स्पीड्स ऑफ साउंड इन एयर, अ गैस, वाटर, अ लिक्विड एंड आयरन और स्टील, अ सॉलिड आर गिवन बिलो। तो आपके पास मटेरियल है 3 अलग अलग, एयर है, पानी है, आयरन या स्टील कुछ भी ले सकते हो आप, और इन तीनों ही मटेरियल्स में आपको साउंड की स्पीड्स दी गई हैं। अगर हम बात करेंगे एयर की, तो एयर में साउंड की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम बात करेंगे पानी में, पानी क्या है, एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड में जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम बात करेंगे लोहा या स्टील की, तो इसमें साउंड की स्पीड कितनी है, 5000 मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम क्या बोलते हैं कि साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्टेस्ट
इन सॉलिड्स। तो यहाँ पे ये टेबल आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही है कि एयर में साउंड की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है, वाटर में कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है, और आयरन या स्टील में कितनी है, 5000 मीटर पर सेकेंड है। अब सवाल ये है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि लोहे में या स्टील में या सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, और गैशियस या एयर मीडियम में उसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई है, स्लोएस्ट हो गई है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मटेरियल के चेंज होने के कारण या मीडियम के चेंज होने के कारण साउंड की जो स्पीड है वो अपने आप को चेंज कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं होती है। आप ये बताओ, सपोज़ आपको जाना है मार्केट अपने घर से, और मार्केट तक जाने के लिए आपके पास 2 रोड्स हैं, या मैं तो कहती हूँ 3 रोड्स हैं, है ना। ये आपका घर है, सपोज़ ये क्या है, आपका घर है, और ये क्या है, आपका मार्केट है। ये बना दिया हमने मार्केट। अब मार्केट जाना है आपको अपने घर से, जाने के लिए 3 सड़क हैं। पहली रोड ये है, दूसरी रोड ये है, और तीसरी सड़क आपकी ये वाली है। अब आप बोलोगे कि मैम 3 रोड्स बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं आपको मतलब समझा रही हूँ कि क्यों साउंड की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती जा रही है। अब ये जो आपके पास 3 रोड आई हैं, इसमें से जो रेड वाली जो रोड है ना, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा रेड रोड पर। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो हमारी पर्पल वाली रोड है, ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ट्रैफिक है ही नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो हमारी ब्लू वाली रोड है, इसमें ट्रैफिक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हमारे पास जो 3 रोड है, 3 रोड में आपने बोला कि जो रेड वाली रोड है उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, पर्पल वाली रोड में बिल्कुल ट्रैफिक है ही नहीं, और ब्लू वाली रोड में आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। तो इसमें थोड़ा बहुत है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, आप कौन सी वाली रोड चूज़ करोगे, ये ब्लू वाली, सॉरी ये पर्पल वाली, है ना। क्यों, ट्रैफिक नहीं है ना मैम। तो हम क्या करेंगे, तेज़ी के साथ जो है ना शुई करके अपनी गाड़ी ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं ही नहीं। तो हमारी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो पर्पल वाली रोड में सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है और कोई भी गाड़ी नहीं है। तो जितनी चाहे हम उतनी स्पीड अप जो है ना अपनी गाड़ी को कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को भगा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब साउंड के स्पीड की बात आती है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी पलट जाती हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। मैं मानती हूँ कि घर से मार्केट जाने के लिए आपके पास 3 रोड्स हैं, एक में बहुत ट्रैफिक है, एक में थोड़ा बहुत है, और एक में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है, हर कोई, आप क्या, मैं भी जो है ना ऐसी ही रोड को चूज़ करूँगी जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, ताकि गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में बढ़े और हम जल्दी से जो है ना मार्केट पहुँच जाए, कम समय में मार्केट पहुँच जाए। ऐसी रोड को चूज़ करने का फ़ायदा ही क्या है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। भाई जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतने ही आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, उतना ही जो है ना आप देर से मार्केट पहुँचोगे। तो वो तो आप बोल सकते हो कि मतलब सेंसलेस है कि रोड ट्रैफिक है रोड पे, फिर भी हमने वही वाली रोड को जो है ना चूज़ किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने साउंड के केस की, साउंड की स्पीड के केस की, तो थोड़ी सी चीज़ें पलट जाती हैं। पलट क्या जाती हैं, मेरा आपसे सवाल बस इतना सा था कि मुझे बस इतना बता दो कि सॉलिड मीडियम में ऐसा आखिर क्या है कि साउंड की स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, फास्टेस्ट हो रही है। आप ज़रा मुझे ये बताओ कि जूनियर क्लासेस में आप ये चीज़ पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, कि हर एक मीडियम के पास क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड के पास उनके खुद के पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के पास उनके खुद के लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, गैस है, सपोज हमारे पास कोई गैस है, कौन सी गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस है ना। तो हमारे पास अगर ऑक्सीजन गैस है तो डेफिनेटली इस ऑक्सीजन गैस के क्या होने वाले हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो हर एक मीडियम के पास में क्या होते हैं, उनके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। जूनियर क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं कि सॉलिड के पास क्या होता है, उनका एक डेफिनेट शेप होता है। सवाल ये है कि आखिर सॉलिड्स के पास में उनका डेफिनेट शेप क्यों होता है। तो आप बोलोगे कि मैम सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सभी के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं। इतने टाइटली पकड़ के रखते हैं कि सॉलिड का आप बोल सकते हो कि एक डेफिनेट शेप हो जाता है। जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो डेफिनेटली लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, बिल्कुल टाइटली जो है ना पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी ऐसा नहीं है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाती है, थोड़ी सी स्पेसेस आ जाती है, गैप आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे गैस के पार्टिकल्स की, तो ज़रा देखो, गैस के पार्टिकल्स को तो रोकने टोकने वाला कोई होता ही नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते नहीं है, होते हैं, लेकिन वो सबसे कम होते हैं, लीस्ट होते हैं, जिसके कारण गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जो उनके बीच में जो गैप होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इनके बीच में गैप्स होंगे पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स में तो आप बोल सकते हो कि भयंकर तरीके से क्या होते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट होता है, सबसे कमज़ोर होता है। आप खुद ही देखो, आपने जो है ना सेम वॉल्यूम ली है सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, लेकिन फिर भी इस वॉल्यूम में सॉलिड के यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, और गैस में तो सबसे कम पार्टिकल्स है, गैस में सबसे कम मॉलिक्यूल्स है। क्यों? बहुत कम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ उनको जहाँ जाना होगा वो चले जाते हैं अपनी मर्जी से। कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता है, कोई उनको डांटने वाला नहीं होता है कि अरे भाई आप सभी एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स हो तो आपको एक साथ रहना चाहिए। जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल साथ में रहते हैं तो वैसे भी आपको रहना चाहिए, उनको कोई नहीं डांट सकता, तो वो हर कहीं जो है ना चले जाते हैं। तो उनके बीच में अच्छी खासी क्या होती हैं, गैप्स होते हैं और स्पेसेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप ये सब हमें क्यों समझा रही हो? इसलिए समझा रही हूँ तो ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि भाई साउंड की जो स्पीड है ना, वो यहाँ पे मैक्सिमम क्यों हो रही है और यहाँ पे सबसे कम क्यों हो रही है। याद करो प्रीवियस सेशन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी साउंड है वो प्रोपोगेट कैसे करती है, कि साउंड के सोर्स ने वाइब्रेशंस जो है ना प्रोड्यूस कर ली हैं। अब इन वाइब्रेशन से क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर होगी एयर पार्टिकल्स की, भाई साउंड के सोर्स ने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी, ये वाइब्रेशंस बाहर निकली, बाहर कहाँ जाएंगी, तो इनके जस्ट सामने, ठीक सामने जो लेयर होगी ना एयर पार्टिकल्स की, उन एयर पार्टिकल्स से जाकर के वाइब्रेशंस टकरा जाती हैं। टकराने से होगा क्या भाई, अगर आपसे आके कोई टकराएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना, और कुछ ऐसे डिस्टर्ब होगे कि शायद आप अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाओ, आप खिसक जाओ। तो एग्जैक्टली यही होता है कि वाइब्रेशंस के सामने जो भी फर्स्ट लेयर होती है एयर पार्टिकल्स की, वो वाइब्रेशंस उन एयर पार्टिकल्स से जाकर के टकरा जाते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, और ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कि बेचारे सभी के सभी एयर पार्टिकल्स उस एक लेयर के अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और डिस्प्लेस होने के कारण जो पड़ोस वाली लेयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं उनसे जाकर के टकरा जाएंगे, टकरा गए, जिसके कारण अब जो सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। भाई फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स को आकर के डिस्टर्ब किया था किसने, वाइब्रेशंस ने। अब सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स को किसने डिस्टर्ब किया है, फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स ने। अब सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस जो है ना कंटिन्यू होती जाएगी। अब सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स थर्ड लेयर के एयर पार्टिकल्स को जाकर के जो है ना डिस्टर्ब करेंगे, उनको जाकर के धक्का दे आएंगे। तो इस धक्का खाने से, डिस्टर्बेंस से, कोलिजन से हो क्या रहा है, पार्टिकल्स जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस होते जा रहे हैं। क्या डिस्प्लेस होने के बाद में वापस वो अपनी जगह पे नहीं आते हैं? अरे बिल्कुल आते हैं। अगर आप खड़े हो, आपको किसी ने आकर के धक्का दे दिया, तो आप धक्का खा के वहाँ जाओगे और फिर वापस से अपनी जगह पे आ जाओगे। ऐसे ही होता है एयर के पार्टिकल्स के साथ भी। एयर क्या है, एक मीडियम है ना, हम मान के चलते हैं कि अभी इस समय जो साउंड का प्रोपोगेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एयर वाले मीडियम के थ्रू हो रहा है, एयर मीडियम के थ्रू हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से लगातार जो एयर के पार्टिकल्स हैं अलग अलग लेयर्स में, वो सभी क्या होते जाएंगे, डिस्टर्ब होते जाएंगे, डिस्प्लेस होते जाएंगे, और अल्टीमेटली ये जो डिस्टर्बेंस है ये कहाँ पहुँचेगा, हमारे कान का जो पर्दा है ना,
हर एक कान में एक एक पर्दा होता है, तो हमारे कान के पर्दे के जस्ट बगल में जो लेयर होगी एयर पार्टिकल्स की, डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएगा अल्टीमेटली, और इतना डिस्टर्बेंस पहुँचेगा कि अल्टीमेटली ये जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेशन है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे ईयर ड्रम तक पहुँच जाएगा, हमारे कान के पर्दे तक पहुँच जाएगा, और हमारे कान के पर्दे ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, और जहाँ वो हिले तो वहाँ समझ लो कि हमारा ब्रेन क्या करेगा, हमारे कान क्या करेंगे, सेंस कर लेंगे कि अरे भाई आवाज़ आ रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है कहीं से तो भी। तो ये आप बोल सकते हो कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वाइब्रेट कर रहे हैं, धक्का खाएंगे, सामने वाले को जाकर के धक्का मार देंगे और खुद वापस आ जाएंगे। जिसको धक्का लगा है वो सामने वाले को, नेक्स्ट वाले को धक्का मारेगा, धक्का मार के वापस आ जाएगा। तो ये वाइब्रेशंस कंटिन्यू होते 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 कहाँ पहुँचेंगे, हमारे ईयर ड्रम तक। हमारे ईयर ड्रम के सबसे पास वाली जो लेयर होगी एयर पार्टिकल्स की, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होते होते अब लास्ट मतलब आप बोल सकते हो कि हमारे ईयर ड्रम के जस्ट बगल में जो लेयर है एयर पार्टिकल्स की, अब उसके बगल में, उसके और आगे तो कोई लेयर है नहीं एयर पार्टिकल्स की, तो वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो डिस्टर्बेंस कहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, तो हमारे ईयर ड्रम को। अगर कोई एक और लेयर होती एयर पार्टिकल्स की तो वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि अब आखिरी लेयर है वो एयर पार्टिकल्स की, उसके बाद में सिर्फ हमारा क्या है, कान का पर्दा ही है। तो जो भी डिस्टर्बेंस होगा उस आखिरी वाली लेयर में, वो डिस्टर्बेंस कहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, तो हमारे ईयर ड्रम में। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि साउंड प्रोपोगेट करती है। अब आप खुद सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस आ रही हैं। यहाँ पे हमने बोला कि वाइब्रेशंस आई, अब ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, सपोज अभी हम बोल रहे हैं कि अब जो प्रोपोगेशन हो रहा है साउंड का वो कैसा हो रहा है, सॉलिड मीडियम में हो रहा है, ठीक है ना। अब जो भी वाइब्रेशंस आई हैं, अब ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, उनके सामने जो भी पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, उनको जाकर के वो डिस्टर्ब करेंगी। अब होगा क्या, जैसे कि आप देख सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, इस एक वॉल्यूम में, इस एक क्वांटिटी में सॉलिड के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं वो वाइब्रेशंस क्या करेंगी, इतने सारे सॉलिड के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे कि ये एक लेयर हो गई सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो दूसरी लेयर कैसी होगी, कुछ ज़्यादा गैप हो गया, दूसरी लेयर कैसी होगी, दूसरी लेयर हम बोलते हैं कि कुछ इस तरह की होगी सॉलिड के पार्टिकल्स की। तीसरी लेयर कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो आप देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में आपस में ज़्यादा गैप नहीं है। एक लेयर के जस्ट बगल में दूसरी, दूसरे के जस्ट बगल में तीसरी, तीसरी के जस्ट बगल में कौन सी आ गई, फोर्थ वाली आ गई। अब क्या होगा, जब भी कोई वाइब्रेशन आएगी, जब भी कोई वाइब्रेशन आएगी तो ये क्या होगा, वाइब्रेशन पहली वाली लेयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे। जैसे ही फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, वो क्या करेंगे, ज़रा सा डिस्प्लेस होंगे, ज़रा सा जो है ना धक्का खाएंगे, और धक्का खाने के बाद जो सेकेंड लेयर है सॉलिड के पार्टिकल्स की, उनसे जाकर के टकरा जाएंगे। सेकेंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी जो है ना धक्का खा करके थोड़े से जो है ना डिस्टर्ब होंगे, और थोड़े से डिस्टर्ब होने के कारण वो तीसरी लेयर के जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको धक्का मार देंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो डिस्टर्बेंस होगा ना वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। वही डिस्टर्बेंस क्यों जल्दी आगे बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस हो किस में रहा है, सॉलिड के पार्टिकल्स की जो लेयर्स हैं उन्हीं में हो रहा है। अब जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है वो जल्दी आगे बढ़ेगा, कि एक लेयर के बाद में फटाक से दूसरी लेयर में पहुंचा, सेकेंड लेयर के बाद में फटाक से वो कहाँ पहुंचा, थर्ड लेयर में पहुंचा। तो क्योंकि यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स की लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो जैसे ही एक लेयर के ऊपर डिस्टर्बेंस पहुंचा, ये डिस्टर्बेंस फटाक से आगे पहुंच जाएगा सेकेंड लेयर पे, फटाक से पहुंचेगा थर्ड लेयर पे, फटाक से पहुंच जाएगा फोर्थ लेयर पे। तो ऐसे ऐसे करके डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी 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 आगे बढ़ेगा, और आगे कहाँ तक पहुंच जाएगा, हमारे तक पहुंच जाएगा, यानी कि रिसीवर के कानों तक पहुंच जाएगा, हमारे ईयर ड्रम तक पहुंच जाएगा। तो जो भी आवाज़ आ रही है सॉलिड मीडियम के थ्रू वो हम तक जल्दी पहुँचेगी। वहीं अगर हम बात करें सबसे किसकी, गैशियस मीडियम की, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस ले रहे हैं। एक हमने लिया सॉलिड मीडियम जहाँ पे स्पीड फास्टेस्ट है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे मीडियम की जहाँ पे स्पीड कैसी है, सबसे कम है, स्लोवेस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको भी ड्रॉ करके बताऊँ तो ये क्या है, सपोज
हमारे गैसियस मीडियम के पार्टिकल्स की एक लेयर है। अब इसके बाद में ये क्या हो गई, हमारी गैसियस मीडियम के पार्टिकल्स की दूसरी लेयर हो गई, और ये क्या हो गई, ये हो गई तीसरी लेयर। अब क्या हुआ, अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशंस हुए। वाइब्रेशंस ने क्या किया, जो फर्स्ट लेयर थी गैसियस पार्टिकल्स की, गैस पार्टिकल्स की, उस फर्स्ट लेयर में जो है ना डिस्टर्बेंस कर दिया। अब इस लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब डिस्टर्बेंस होने से होगा क्या, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस होने के बाद कहाँ जाएंगे, जो सेकेंड लेयर के जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके साथ जाकर के टकराएंगे। लेकिन ज़रा ये बताओ कि इस टकराने में टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों ही लेयर्स के बीच में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स या गैस पार्टिकल्स की दोनों ही लेयर्स में क्या है, एक गैप है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मैंने बनाया है क्या, नहीं, ये अपने आप बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि गैस या एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग होते हैं कि सभी के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, बिल्कुल चिपक के जो है ना प्रेजेंट होते हैं। तो उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स की, जो पार्टिकल्स की जो लेयर्स हैं उनके बीच में बाकायदा आपको गैप दिखाई दे रहा है। तो अगर फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो भी जाएंगे तो इस डिस्टर्बेंस को सेकेंड लेयर तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर इसके बाद में सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल्स भी डिस्टर्ब हो गए हैं, अब वो डिस्टर्ब होकर के डिस्प्लेस होंगे। डिस्प्लेस होकर के कहाँ जाएंगे, जो तीसरी लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनसे जाकर के टकराएंगे। लेकिन इस टकराने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या आ गया है, गैप आ गया है। सेकेंड और थर्ड जो लेयर है गैस मॉलिक्यूल्स की, उन दोनों के बीच में क्या आ गया है, गैप आ गया है। तो यहाँ पे जो भी प्रोपोगेशन होगा वाइब्रेशंस का या डिस्टर्बेंस का, वो टाइम लेगा। और टाइम लेगा इसका मतलब क्या, कि ये कौन है, ये हम खड़े हैं अपना कान लेकर के, तो हम तक ऐसा नहीं कि आवाज़ पहुंचेगी नहीं, हम तक, हमारे ईयर ड्रम तक वाइब्रेशंस या डिस्टर्बेंस पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा लेकिन टाइम लेकर के पहुंचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो गई है, इसलिए कम हो गई है। तो क्या अब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हुए कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर से लेकर के मार्केट तक जाने के लिए 3 सड़कें हैं। हम ऑब्वियस सी बात है वो वाली सड़क चूज़ करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, जहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं होगी, रोड बिल्कुल साफ़ होगी, खाली होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साउंड की स्पीड की, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। पलट क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे साउंड का जो प्रोपोगेशन होना है ना, साउंड का प्रोपोगेशन आप बोल सकते हो कि मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू ही होना है। याद करो प्रीवियस सेशन मैंने आपको समझाया था कि अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। तभी तो मून पर जब 2 एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वहाँ पे भले ही एक एस्ट्रोनॉट जो है ना बोलने की कोशिश करेगा, उसके बस लिप्स हिलते हुए दिखाई देंगे, पड़ोसी वाले एस्ट्रोनॉट को वो क्या बोल रहा होगा उसकी आवाज़ जो है ना उसे सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं। अर्थ के पास उसका खुद का एक पर्सनल एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, मून के पास उसका खुद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, ना कोई पानी, ना कोई गैस, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो भाई जब वैक्यूम में जब कोई पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो बिना पार्टिकल्स के साउंड प्रोपोगेट कैसे कर पाएगी। आपके प्रोपोगेशन और साउंड के प्रोपोगेशन में फ़र्क है। अगर आपको चलना होगा तो आपको किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब भीड़ होगी तभी हम चल पाएंगे, कि एक से धक्का खाएंगे, दूसरे से धक्का खाएंगे, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए तो जितनी भीड़ कम हो या ना के बराबर हो, हमारे लिए उतना अच्छा, हमारी स्पीड उतनी बढ़िया बनेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं साउंड के प्रोपोगेशन की, तो साउंड का प्रोपोगेशन बिना मीडियम के पार्टिकल्स से हो ही नहीं सकता। जब तक मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होंगे तब तक प्रोपोगेशन नहीं होगा साउंड का। साउंड निकलेगी, मतलब निकल तो जाएगी लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, वो रिसीवर तक पहुंच नहीं पाएगी। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि प्रोपोगेशन के लिए, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम के पार्टिकल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मीडियम के पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे साउंड की प्रोपोगेशन को उतनी हेल्प मिलने वाली है। जितने मीडियम के पार्टिकल्स यहाँ पे पास पास होंगे उनके बीच में स्पेसेस कम होंगे, जो साउंड का प्रोपोगेशन है
वो उतना ही जल्दी होगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा जल्दी आगे पहुँचेगा, वाइब्रेशंस ज़्यादा जल्दी आगे पहुँचेंगे। और यहाँ पे तो बहुत टाइम मिलने वाला है भैया, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। क्यों? पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं कि ऐसा नहीं है कि वो डिस्टर्ब नहीं होंगे या वो वाइब्रेट नहीं होते हैं, लेकिन एक से दूसरे लेयर तक वाइब्रेशन पहुंचाने में या डिस्टर्बेंस पहुंचाने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जब टाइम लग रहा है भाई, देखो डिस्टेंस तो जो है ना, दोनों ही केसेस में साउंड वाइब्रेशंस को सेम ही ट्रैवल करना था, लेकिन फ़र्क क्या हो गया यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया और यहाँ पे टाइम कम समय में जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो लिसनर तक, रिसीवर तक पहुँच चुकी थी। तो जब डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना हो लेकिन टाइम कैसा लग रहा हो, अलग अलग लग रहा हो, कभी ज़्यादा लग रहा हो, कभी कम लग रहा हो, तो जब ज़्यादा टाइम लगता है इसका मतलब क्या? स्पीड कम है। कम टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या? स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा इसका मतलब स्पीड कम है, यहाँ पे टाइम बहुत कम लगा इसका मतलब स्पीड कैसी है? ज़्यादा है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, लिक्विड के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं करी, चलो हम कर लेते हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की कहानी ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो लगते हैं, लेकिन वो सॉलिड के पार्टिकल्स जितने स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ गैसेस के पार्टिकल्स जितने वीक भी नहीं होते हैं, बीच के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड के पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं, इतने कम तो नहीं होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, बीच के होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे साउंड को जब इस लिक्विड मीडियम में साउंड ट्रैवल करेगी या प्रोपोगेट करेगी तो टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, इतने जल्दी भी नहीं और इतने देर से भी नहीं, बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, जो हमने टेबल पढ़ी थी ना, ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, तो इस टेबल से अब क्या हमें समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर्स पर सेकेंड विच इज रिटन इन शॉर्ट एज। अच्छा, तो बेसिकली साउंड की जो स्पीड है कहाँ, एयर में, वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि जो साउंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक सेकेंड में? 340 मीटर्स थ्रू एयर। आई बात समझ में? अगर मैं बोल रही हूँ कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी है? 340 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी कि एयर में जो हमारी साउंड है वो एक सेकेंड में 340 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन वाटर देन थ्रू एयर। अगर हम बात करेंगे, अगर हम कंपेयर करें पानी और एयर को, तो पानी में साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड। भाई एक सेकेंड में, साउंड तो हमारे पास सेम ही थी, ठीक है ना, एक सेकेंड में ये जो साउंड है वो 340 मीटर्स कवर करती है। कहाँ? एयर में। लेकिन अगर सेम साउंड कहाँ पहुँच जाए? पानी में पहुँच जाए, तो पानी में एक सेकेंड के अंदर वो 1500 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो कहने को तो साउंड एक जैसी थी, चेंज कहाँ हुआ है? चेंज हुआ है मीडियम में। पहला था एयर, दूसरा हो गया का पानी, तो यानी कि लिक्विड। तो एयर में हम बोलते हैं कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 340 मीटर्स। और पानी में कितना किया? 1500 मीटर्स। फ़र्क देख लो ज़रा। Thus साउंड ट्रैवल्स अबाउट 5 times फास्टर इन वाटर दैन इन एयर। तो आप लगभग बोल सकते हो कि जो हमारी साउंड है वो पानी में 5 times ज़्यादा जो है ना फास्टली ट्रैवल करती है दैन इन एयर। दिस मीन्स दैट साउंड कैन बी हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड द वाटर। तो साउंड जो है वो पानी के अंदर जब प्रोड्यूस होती है तो पानी के अंदर साउंड हम तक जो है ना ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगी। द फैक्ट दैट द साउंड कैन बी हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर इज यूज्ड बाय क्रिएचर्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स लिविंग इन द सी वाटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इवन व्हेन दे आर फार अवे। अब क्योंकि पानी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे उसकी साउंड की जो स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में कैसी होगी? ज़्यादा होगी, है ना। तो इस पॉइंट का जो है ना कौन फ़ायदा उठाते हैं? तो पानी में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गए, ये लोग भी आपस में जो ना कम्युनिकेट करते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम हमने तो आज तक कभी डॉल्फिन को आवाज़ निकालते नहीं सुना, ना हमने कभी वेल को जो है ना आवाज़ निकालते हुए सुना है। क्या वो लोग सच में आवाज़ निकालते हैं? हाँ निकालते हैं, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देती।
क्यों नहीं देती, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग जो है ना सेशंस में, जहाँ पे हम ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की बात करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पानी के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड की स्पीड इन एयर। तो जिसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, पानी में रहने वाले क्रिएचर्स जैसे कि डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गए, वो लोग भी आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हालांकि वो एक दूसरे के बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन दूरी से होगा क्या, भले ही वो दूर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर साउंड की स्पीड कैसी है, फास्ट है, ज़्यादा है एयर के कंपैरिजन में। तो भले ही वो दूर दूर है, लेकिन फिर भी दूर दूर रहते हुए भी वो कम्युनिकेट कर लेंगे, जल्दी से उनकी जो आवाज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। नाउ साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स। अभी तक तो हम एयर और लिक्विड को कंपेयर कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड की। तो साउंड जो है वो फास्टर हो जाती है, कहाँ ट्रैवल करती है, कहाँ, सॉलिड में एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल साउंड ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड थ्रू आयरन या स्टील। तो जैसे कि हमने टेबल देखी थी, टेबल में क्या था कि आयरन और स्टील में साउंड की स्पीड क्या है, 5000 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि सॉलिड या हाँ सॉलिड मीडियम में साउंड की जो स्पीड है, सॉलिड भी कौन सा आयरन या स्टील, साउंड की स्पीड कितनी हो गई है, एक सेकेंड में 5000 मीटर्स साउंड ने ट्रैवल किया था डिस्टेंस। यही साउंड जब एयर में थी तो 340 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया था साउंड ने। यही साउंड जब पानी में आई तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया एक सेकंड में, 1500 मीटर्स। और यही साउंड जब स्टील या आयरन में आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया एक सेकंड में, 5000 मीटर्स। Here is an interesting, this is more than 3 times the speed of sound in water. Here is an interesting consequence of the very high speed of sound in iron or steel. If a train is very far away from us, we cannot hear the sound of approaching train through the air. अब अगर ट्रेन हमसे बहुत दूर है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो भी आवाज़ है वो कैसे आ रही है हम तक, एयर के थ्रू ट्रैवल करके आ रही है। भाई ट्रेन से जो भी आवाज़ निकलेगी वो हम तक कैसे पहुंचेगी, एयर जो कि एक मीडियम है, उस मीडियम के थ्रू ही जो ट्रेन की आवाज़ है वो हम तक पहुंचेगी। बट इफ़ वी पुट आवर ईयर टू द रेलवे लाइन मेड ऑफ स्टील, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द कमिंग ट्रेन ईजिली इवन इफ इट इज़ क्वाइट फार अवे। अब पहली बात तो ये है कि ऐसा करना नहीं है आपको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि रेल की पटरी पे आपको क्या करना है, अपना कान रख करके ऐसे सुनना है ना, आवाज़ को सुनना है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन करना नहीं है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप मेरी बात मान लो कि अगर मैम बोल रही हैं तो ऐसा सच में होता होगा, तो हमें प्रैक्टिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे समझदार बच्चे हैं, समझदार बच्चे ऐसा कोई भी स्टंट नहीं करेंगे, गलत बात है ये। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि अब ट्रेन की आवाज़ तो हम तक एयर के थ्रू पहुँच रही है। अब अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रेन तो काफ़ी दूर है, उसकी क्योंकि जब तक हम तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी तब तक हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ट्रेन जो है ना आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस तरीके से हम ट्रेन की पटरी पे ऐसे कान रख करके सुनेंगे तो हमें ट्रेन की आवाज़ आने लगेगी। हवा में जब तक हमारे दोनों कान है तब तक हमें ट्रेन की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन पटरी पे जैसे ही एक हमने कान रखा तो हमें ट्रेन की आवाज़ आने लगी। क्यों आने लगी? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी ना वो हमसे बहुत दूर थी। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सॉलिड मीडियम में ट्रेन जो हम बोल सकते हैं कि साउंड जो है वो तेज़ी के साथ जो है चलती है, प्रोपोगेट करती है। तो ट्रेन तो हमारी बहुत दूर थी हमसे, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ हम तक कैसे पहुंची है? एयर के थ्रू तो पहुंची नहीं, हम तक कैसे पहुंची है? रेल की पटरी के थ्रू पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि रेल की पटरी क्या है, सॉलिड ही तो है, लोहा ही तो है, स्टील है, आयरन है। तो ट्रेन की जो आवाज़ होगी ना वो फास्टली ट्रैवल करके हम तक पहुंच जाएगी। किसके थ्रू? तो इस स्टील या आयरन के थ्रू, यानी कि सॉलिड के थ्रू। तो क्योंकि सॉलिड मीडियम में आवाज़ की स्पीड फास्टेस्ट होती, सबसे ज़्यादा होती है, तो ट्रेन की जो भी आवाज़ होगी वो बहुत ही तेज़ी के साथ ट्रैवल करके हम तक पहुंच जाएगी। किसके थ्रू? ट्रेन की पटरी के थ्रू, सॉलिड मीडियम के थ्रू। वही अगर आप एयर में फिर से आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे, एयर में नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि एयर में ट्रेन की जो आवाज़ है उसको ट्रैवल करने में टाइम लग जाएगा। यहाँ पे तो स्पीड ज़्यादा है ना सॉलिड मीडियम में। मुद्दा तो वही है कि जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, आप बोल सकते हो कि वहाँ तक पहुँचने में
टाइम उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पे क्योंकि सॉलिड मीडियम में ट्रेन की पटरी क्या है, सॉलिड मीडियम ही तो है, लोहा है, स्टील है। तो इस मीडियम में क्योंकि साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, तो कम समय में ट्रेन की आवाज़ हम तक पहुंच जाएगी। वही अगर हम बात करेंगे हमारी एयर की, तो एयर में साउंड की स्पीड कैसी होती है, सबसे कम होती है। तो इस मीडियम के थ्रू जो ट्रेन की आवाज़ है ना, वो हम तक बहुत देर में पहुंचेगी, काफ़ी देर में पहुंचेगी, ट्रेन की पटरी के थ्रू जल्दी पहुंच जाएगी। सो बट इफ़ वी पुट आवर ईयर टू द रेलवे लाइन made of steel, then we can hear the sound of the coming train easily, even it is quite far away. This is due to the fact that sound travels much more faster through the railway line made of steel than through air. यानी कि जो sound है ना, वो तेज़ कहाँ पे दौड़ सकती है, कहाँ ट्रैवल कर सकती है, तो रेलवे लाइन में जो कि स्टील की बनी हुई है एज कम्पेयर टू एयर। In fact, sound travels about 15 times faster in steel than in air. स्टील और एयर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टील में जो साउंड है ना, वो 15 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करेगी, कहाँ, इन स्टील, मतलब एयर के कंपैरिजन में। फिर इसके बाद में सो इफ़ वी वांट टू हेयर अ ट्रेन अप्रोचिंग फ्रॉम फार अवे, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू पुट द ईयर टू द रेलवे ट्रैक, जो कि हम करेंगे नहीं, because the sound of the train travels much more faster through the solid railway tracks made of steel than through air. Since wood is a solid and air is a gas, so sound travels faster in wood than in air. अब लकड़ी क्या है, सॉलिड है, एयर क्या है, गैस है, तो जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो लकड़ी में फास्टर होगी एज कम्पेयर टू एयर। अगेन वुड इज अ सॉलिड एंड वाटर इज अ लिक्विड, सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वुड देन इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे लकड़ी, पानी और एयर को जो है कंपेयर किया गया है, तो साउंड की स्पीड ज़्यादा किस में होगी, लकड़ी में हो जाएगी, और सबसे कम किस में होगी, एयर में होगी, और बीच की किस में होगी, पानी में होगी। इतना समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। अभी तक तो हम साउंड की ही स्पीड को जो है ना, आप बोल सकते हो कि देख रहे थे अलग अलग मीडियम में, है ना। अब हम साउंड की स्पीड को कंपेयर करेंगे, लेकिन किसके साथ, लाइट की स्पीड के साथ। तो जैसा कि अगर आपको याद हो, तो मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर जब भी बारिश का मौसम होता है तो बहुत ज़ोर से बिजली चमकती है, और जो ना बादल जो है ना गड़गड़ गड़गड़ करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कभी कभी नोटिस किया हो तो, कि बिजली जल्दी चमक जाती है और बादलों के गर्जन की जो आवाज़ है वो देर बाद आती है। होता क्या यूजुअली कि हमें पता है कि बिजली चमकती है और बादल जो है ना गरजते हैं, लेकिन अधिकतर क्या ऐसा होता ही, हमेशा ही होता है कि बिजली चमकती हुई पहले हमको दिखाई दे दी, उस समय उसकी आवाज़ नहीं आई, बस हमें चमक दिखाई दी है, और उसके 2 से 3 सेकंड बाद फिर हमको जो है ना बादलों के गरजने की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों, एक साथ क्यों नहीं होता है दोनों चीज़ें? The speed of sound in air is about 340 meters per second and the speed of light in air is this much. ये कितना होता है? ये होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ज़रा आप यहाँ पे गौर करेंगे, मीडियम हमारे पास, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, मीडियम को चेंज कर करके साउंड की स्पीड को भी जो है ना चेंज करवा रहे थे। मीडियम को चेंज कर करके हम साउंड की भी मतलब साउंड की जो स्पीड है उसको भी हम चेंज करवाते हैं, लेकिन अब हम मीडियम चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मीडियम हमारे पास वही है, कौन, एयर, लेकिन अब हम दो अलग अलग चीज़ों की स्पीड को कंपेयर करेंगे। एक हमारे पास साउंड है, दूसरी हमारे पास कौन है, लाइट है। तो मीडियम हमारे पास एक ही है, एयर, लेकिन अब हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एयर और साउंड। तो साउंड की जो स्पीड है हवा में वो कितनी होती है, इतनी होती है 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जो हमारी साउंड है वो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 340 मीटर्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी लाइट की, तो हमारी जो लाइट है ना उसकी स्पीड कितनी होती है, सेम मीडियम में, सेम एयर में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जो लाइट है वो इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। अब कहाँ लाइट, कहाँ साउंड? साउंड 1 सेकेंड में 340 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हवा में, और उसी हवा में जो लाइट है वो 1 सेकेंड में दिस मच डिस्टेंस, यानी कि 3 into 10 to the power 8 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मीडियम सेम है, टाइम सेम है, 1 सेकेंड, लेकिन ज़रा डिस्टेंस कवर देखो कितना इसमें फ़र्क है, कि इतना डिस्टेंस
इतना छोटा सा और कहाँ इतना बड़ा डिस्टेंस. So this means that the sound travels at a slow speed but light travels much faster than the sound. ये जो साउंड है वो जो साउंड है वो डेफिनेटली क्या कर रहा है, स्लो स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, और लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउंड की स्पीड. इनफैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी ग्रेट एज़ कम्पेयर्ड टू द स्पीड ऑफ साउंड. लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है साउंड की स्पीड से. सो though sound may take a few seconds to travel a distance of a few hundred meters, light will take practically no time to reach a distance of even a few kilometers. अब क्योंकि हम साउंड की स्पीड के बारे में ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. मैक्सिमम स्पीड कहाँ हो सकती है साउंड की, सॉलिड मीडियम में हो सकती है. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मीडियम हमने क्या लिया है, एयर लिया है, और एयर में तो वैसे भी हम बोलते हैं कि साउंड की स्पीड कैसी होती है, काफ़ी कम होती है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्यू हंड्रेड मीटर्स डिस्टेंस को कवर करने में, ये डिस्टेंस कहाँ कवर किया जा रहा है, हवा में ही कवर किया जा रहा है. तो फ्यू हंड्रेड मीटर्स डिस्टेंस को कवर करने में साउंड को जो है कुछ सेकेंड्स लग जाएंगे. लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी लाइट की, तो लाइट विल टेक प्रैक्टिकली नो टाइम टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ फ्यू किलोमीटर्स. कुछ किलोमीटर्स भी अगर ट्रैवल करना है लाइट को हवा में, तो उस फ्यू किलोमीटर्स को कवर करने में जो हमारी लाइट है ना, प्रैक्टिकली उसको बहुत कम समय लगने वाला है. इतना कम समय लगने वाला है कि उसको हम क्या बोल देते हैं, नो टाइम. इन नो टाइम हम बोलते हैं ना कि आप कब आने वाले हो, कितने बजे आने वाले हो, कितनी देर से पहुंच रहे हो. तो इन नो टाइम, आई विल बी देयर इन नो टाइम, है ना. आई विल बी देयर इन नो टाइम मतलब क्या, मैं बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ. एकदम आप 1 सेकेंड मेरे लिए वेट करो और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा. 1 सेकेंड से भी कम मेरा वेट करो, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा इन नो टाइम. तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है एयर में, तो वो फ्यू किलोमीटर्स अगर डिस्टेंस को भी कवर करना है हवा में, तो वो इन नो टाइम कवर कर लेगी. और वहीं फ्यू हंड्रेड मीटर्स डिस्टेंस कवर करना है साउंड को, तो उसको कुछ सेकेंड्स लग जाएंगे. ठीक है. We will now give an observation from our everyday life which is based on the low speed of sound and air but very high speed of light. तो अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि हमें ये बताएगा, ये हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है. ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि साउंड की स्पीड हवा में काफ़ी कम होती है और लाइट की बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इन द रेनी सीजन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज heard a little later, though both are produced at the same time in clouds. बिजली चमकना हो या बादलों का गरजना हो, लाइटनिंग हो या थंडर हो, दोनों ही क्लाउड्स में सेम टाइम पे ही जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, लाइटनिंग भी और थंडर भी. लेकिन थंडर की आवाज़ बाद में सुनाई देती है, पहले लाइटनिंग दिखाई दे जाती है. क्यों? लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग है लाइट की स्पीड. और थंडर मतलब क्या? थंडर की तो आवाज़ हमें सुनाई देती है ना. तो क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी हम तक पहुंच जाती है, और साउंड की स्पीड कम होती है तो हम तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है. हालांकि लाइटनिंग और थंडर दोनों ही एक ही टाइम पे शुरू हुए हैं बादलों में, लेकिन अलग अलग टाइम पे हम तक पहुंचते हैं. लाइटनिंग जल्दी पहुंच जाएगी और थंडर देर से पहुंचेगा. इट इज़ ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट दैट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट, एंड इट इज़ ड्यू टू कंपेरेटिवली लो स्पीड ऑफ साउंड दैट द थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर. आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी होता है हमारा क्या, कंप्लीट. आज के सेशन में हमने साउंड के स्पीड की बात करी है. ठीक है ना. साउंड की स्पीड को हमने अलग अलग मीडियम में देखा है, और फिर इसके बाद में हमने साउंड की स्पीड को लाइट की स्पीड के साथ भी कंपेयर किया है. कहाँ? तो सेम मीडियम में, यानी कि एयर में ही. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे जो कान है ना, ये कान हमें सुनने में कैसे मदद करते हैं. अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ मदद करते हैं, इन्हीं की वजह से हम सुन पाते हैं, हमें सुनाई देता है. लेकिन कैसे? आखिर कानों के पास ऐसा है क्या? तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. लेकिन आप तब तक क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com. जैसे आप उसको सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. जहाँ पे मतलब इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज़ का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के
किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 ही देखनी है, तो आप क्लास 8 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी आपको सब्जेक्ट्स क्लास 8 के अवेलेबल हो जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, सब कुछ है। क्लास 8 की साइंस ही आपको देखनी है तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा क्या, क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जितने भी क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सपोज आपको क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यही देखना है, तो इस चैप्टर के यहाँ पे आपको सभी के सभी 14 लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो कुछ ऐसे आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। फ़ायदा क्या है ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का, कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो सीक्वेंस वीडियोस का ऊपर नीचे होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा वाला देखना है, बेवजह की कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।